Hi guys, how are you? I hope all you are doing good. Welcome to the Edu everybody. Let's experience the education. तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो दो पेपर के तो सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अपने थर्ड पेपर का, ये वाला ये वाला। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है इनलाइन फंक्शन। लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो भाई, शेयर नहीं किया है तो शेयर करो, लाइक करो, वीडियो को एक्सेस करो, प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, हमें मोटिवेशन दो और अच्छा कंटेंट दो। आई होप ऑल यू विल डू सो। चलो बढ़ते हैं, मस्ती मजाक तो होता रहता है। मैंने बोला मेरे को इनलाइन फंक्शन बताओ क्या होता है विद एन एग्जाम्पल। तो इनलाइन फंक्शन आप लोगों को खुद से पढ़ना चाहिए। आप लोगों के पास अगर बुक हो या पीडीएफ हो तो फंक्शन चैप्टर में जाइए, वहाँ पे सर्च करिए, बॉटम पे वहाँ पे इनलाइन फंक्शन के बारे में अच्छे से दिया हुआ है। फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे रफ आइडिया दे देता हूँ क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो जाएंगे ही नहीं, ओके, शायद पढ़े भी ना। अगर मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो नंबर लेके आएंगे, नहीं तो बोलेंगे कि हमने तो पढ़ाया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। देखो, सी प्लस प्लस हैज़ प्रोवाइडेड वन सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या थी? देखो, जो इनलाइन फंक्शन होता है ना, वो मेमोरी को सेव करता है। जब भी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा लंबा समय लेता है किसी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। आपने एक फंक्शन को कॉल किया तो उस जो फंक्शन को जो कॉल करने का जो समय होता है वो बहुत लंबा होता है। इफ़ द लेंथ ऑफ अ फंक्शन इज स्मॉल, then the substantial amount of execution time is spent over heads, and sometimes time taken required for moving calling function will be greater than the time taken to execute। मतलब जब आपने यहाँ से आपने वहाँ पे बुलाया, मान लीजिए हम लड़का है, किसी लड़के को बुलाते हैं तो मेरे को हिचक होगी, मेरे को लगेगा यार कैसे बुलाएं। ओके, तो कभी कभार बुला भी लिया, लेकिन उससे कुछ कहने में शायद सालों लग जाए। आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, आप कनेक्ट कर लो। तो वही चीज़ बोली गई है कि पहली बात तो कॉल नहीं होता, कॉल होने में थोड़ा समय लेता है। अगर कॉल हो भी गया तो अगर फंक्शन बड़ा है तो उसके एग्जीक्यूट होने में समय लग जाता है, तो मतलब समय ज़्यादा हो रहा है, समय ज़्यादा लेता है ये सब होने में। तो इन सब का एक सोल्यूशन आया, वो है इनलाइन। द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम टू यूज माइक्रोज इन सी। ओके, ये तो सी में था, लेकिन सी प्लस प्लस में क्या है? सी प्लस प्लस हैज प्रोवाइडेड वन सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इन दिस केस द फंक्शन कॉलिंग the timing for calling such function is used. So to overcome such a problem, a new concept was introduced called inline function. When a function is counted inside the main method, it is expanded with the definition the same time। मतलब जब भी ये जो टाइमिंग का इशूज था, बहुत लंबा लंबा समय लेता था, अब उसको कम करने के लिए इनलाइन फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। ये आप एक लाइन लिख देना, सी प्लस प्लस हैज प्रोवाइडेड वन सोल्यूशन फॉर कॉलिंग अ फंक्शन। The time taken for calling a function is big, or it take a lot of time, and if the calling time is less, then the execution of a particular function that is long, that takes more time. Okay, so to overcome from this problem, C++ has introduced one of the solution, that is the inline function। and नीचे आप लिख देना, इन द फॉलोइंग केसेस वी कैन नॉट यूज द इनलाइन फंक्शन। अगर फंक्शन हमारा रिकर्सिव है तो हम लोग इनलाइन नहीं यूज कर सकते, लूप है तो यूज नहीं कर सकते, स्टैटिक वेरिएबल है तो यूज नहीं कर सकते, अगर स्विच स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट है तो यूज नहीं कर सकते। इतना आप याद कर लो। अब इनलाइन फंक्शन कब कब यूज करते हैं? जब हमें परफॉर्मेंस चाहिए होती है। ओके, तो आप इतना याद कर लो। आपको एक नंबर में लिखना है, कितना ही लिखोगे, 4 लाइन 5 लाइन, इतना काफ़ी है लिखने के लिए। बाकी आप खुद से पढ़ लेना, मैंने आपको बता दिया। और हिंदी समझ लो कि कॉलिंग फंक्शन के लिए जो फंक्शन का जो कॉलिंग टाइम होता है वो ज़्यादा होता है। अगर कॉल हो भी गया तो फंक्शन बड़ा है तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा होगा। सी में तो हम लोग के पास एक कॉन्सेप्ट था माइक्रोज का, लेकिन सी प्लस प्लस में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है इनलाइन फंक्शन का। इनलाइन फंक्शन हम लोगों के इस ओवरहेड को रिमूव कर देता है और हम फंक्शन को इनलाइन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ जस्ट राइटिंग द इनलाइन बिफोर फंक्शन। और कौन कौन से केसेस में नहीं यूज कर सकते, इस केसेस में यूज कर सकते हैं, कब कब यूज कर सकते हैं, वो इस केसेस में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको देना है तो आप, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे आओ, नीचे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप लोगों की बुक में बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त एग्जाम्पल दिए गए हैं, जाओ पढ़ो, थोड़ा पढ़ा भी करो। ओके, तो आप देख लेना यार। अब मैं आप लोगों को हर चीज़ बताऊंगा तो हो चुका फिर। ये देखो दिया गया है, देखो वही सेम है, मैक्स को कॉल किया गया है,
बस इसके आगे आपको इनलाइन लिख देना है, वही सेम चीज़, सेम चोचले जो आज तक होते हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पे लिख देना इनलाइन फंक्शन, बस इतना ही करना होता है, बाकी ज़्यादा कुछ बगैती नहीं पेलनी होती है यहाँ पे। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा इनलाइन फंक्शन। तो हम लोग अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ये मेन क्वेश्चन है, इसमें मज़ा आता है करने में। अब दिक्कत है कि ये हमारा कंटेंट कॉपी नहीं हो रहा है इस पीडीएफ से, तो मैंने कंटेंट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो ये हमारा मिल गया है। ओके, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इधर कहाँ गया, आ जाओ ये वाला। इस पहले को भी मैंने कहीं ना कहीं तो बना के रखा हुआ है। क्या था हमारा, एग्ज़ाम 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 एग्ज़ाम, देखो एग्ज़ाम कहाँ है, आपको दिख रहा है? हाँ, ये देखो एग्ज़ाम है। ओके, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे आके मैं पेस्ट करूँगा, यहाँ पे आके मैं पेस्ट करूँगा। कहाँ गया, ये वाला मेरा है, मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको ऐसे रिमूव कर दूँगा। ये इंट हो गया, ये हमारा वॉइड एग्ज़ाम हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ ये भी हो गया। देखो अब हमें क्या कर दिया गया यहाँ पे, पहले हमारा था वॉइड मेन, मेन सबसे ऊपर पे, तो मेन वाला हम ऊपर कर देंगे। ओके, ये भी हो गया, और इसके नीचे हमारा क्या था, इसका नीचे हमारा था वॉइड एग्ज़ाम सी आउट। देखो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है। तो अब इसे पूछा गया है कि बता दो कि एरर क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर हमारे सिंटैक्स एरर है। तो पहली बात, यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है ये कर्ली, ये गोल गोल ब्रेसेस लगा दी हैं। गोल गोल ब्रेसेस नहीं होते, लेस देन और ग्रेटर देन का होता है। तो पहली बात तो आप लोगों को ये लिखना है, जैसे ये मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे, तो आप लोग इस कोड को करके आप लोग ऐसे लिख देना कि इट शुड हैव दिस ब्रेसेस नॉट दिस वन, ऐसे आप करके अपने आप से लिख लेना। आपको बताया तो गया होगा ये कैसे लिखा जाता है, तो आप लोग लिख देना। ये तो एक गलती हो गई। दूसरी, ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने मेन पहले लिखा है, फंक्शन बाद में कॉल किया है। तो या फिर हम इस फंक्शन को ऊपर लेके जाएं, तब हमारा कॉल होगा। देखो मैं तो इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूँ, देखते हैं प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाँ आयो स्ट्रीम देखा, तो पहला देखो ये आया हमारा एरर। अब इस बार देखते क्या आता है एरर, तो ये देखो रन हो गया। ओके, लेकिन अगर आप इसको नीचे ही रखोगे तो ये आप लोगों को एरर देगा, क्योंकि हाँ ये देखो एग्जाम, क्योंकि हमने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। तो आप इसको एक काम कर सकते हो, आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो कहाँ पे, यहाँ पे आप इसको डिक्लेयर कर दो ऐसे करके। तो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया, यहाँ पे डिफाइन किया, क्योंकि जब जब इसके अंदर हमारा कंट्रोल आएगा, ये बोलेगा कि एग्जाम कॉल करना है, तो ये ऊपर जाएगा, देखा क्या क्या फंक्शन डिक्लेयर है। अगर फंक्शन डिक्लेयर नहीं है तो उसकी फंक्शन डिफिनीशन देखेगा अपने ऊपर, ना कि अपने नीचे। अगर मिल गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिली तो ये एरर आ जाएगा। यहाँ पे इसको डिक्लेरेशन मिल गया है, मतलब फंक्शन डिक्लेयर है। अब मैं इसको करूँगा तो ये हमारा रन हो गया। तो आप तो ये लिख देना, और दूसरा लिख देना कि, मैं देखो सेम लिखा है मैंने, इंट a1 इज इक्वल टू, हाँ अब देखो एक चीज़ और है, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ a1 और यहाँ पे a2 पास किया हुआ है, पर a2 तो डिफाइन नहीं है। तो आप लिख देना कि दिस शुड बी, यहाँ पे दिस शुड बी a2, दिस शुड बी a2, क्योंकि यहाँ पे a2 अगर आप पास करोगे और कुछ भी नहीं है तो a2 के डिफाइन होगा, यहाँ पे देखो कि बोलेगा a2 इज नॉट डिफाइन, a2 डिफाइन ही नहीं है। तो पहले तो आप लोगों को यहाँ पे a1 करना होगा। ओके, हाँ a1 कर लो, जो भी कर लो, मतलब अगर आप इसको a2 कर दोगे तो उसको a2 रहने दो, ये एक गलती है। दूसरी, पहली तो ये हो गई, दूसरी आप ये लिख देना दिस शुड बी a2। और तीसरी क्या हो जाएगी, तीसरी ये है कि इन नम इज इक्वल टू 10, एक्चुअली में दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगा हुआ है, तो सेमी कॉलन इज नीडेड हेयर, सो दिस इज द थर्ड मिस्टेक। एंड num हैज नो यूज इनसाइड द कोड, सो वी कैन रिमूव दिस वन। आप इस लाइन को लिख देना, क्योंकि नम का तो कहीं हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। अगर लिखा भी है तो कॉलन लगाना जरूरी है, सेमी कॉलन, जो कि हम लोगों ने नहीं लगाया। तो तीसरी गलती। और चौथी लिख देना, द फंक्शन डिक्लेरेशन शुड बी एट द टॉप, अदरवाइज वी नीड टू मूव दिस पर्टिकुलर कोड above the main function. I hope that is also clear to you. Now in the next
question we will discuss here, the C part. The C part is we need to give the output of the following program. तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा ना, आई होप सो। देखो इसमें हम लोगों का आउटपुट क्या आने वाला है। इसमें हम लोग का आउटपुट सिंपली आप, ये मैंने साथ लिखा हुआ है, मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं इसको रिमूव करूँगा और मैं इसको ऐसे पेस्ट कर दूँगा। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ और इसका आउटपुट देखो क्या क्या इसका आउटपुट आ रहा है। क्या आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। वाई सो, क्योंकि मैंने कुछ तो गलती की है। क्योंकि इंटमेन हमारा क्लोज नहीं है। तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, उसका आउटपुट देखता हूँ। आउटपुट आ गया मेरा 886896। ओके, हम लोग के पास केवल 2 आउटपुट है, मैंने 4 क्यों लिखा हुआ है, 3 है ना। सी आउट हाँ चलो ठीक। देखो यहाँ पे मैंने बोला 5 और 6, तो मैंने ए की वैल्यू भेजी, बी की वैल्यू तो भेजी नहीं गई पर, तो बी तो चेंज ही नहीं होगा। बी की वैल्यू देखो 6 है तो 6 ही रहेगी। अब ये ए की वैल्यू 9 कैसे हुई, यहाँ पे देखो आपने लिखा है यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर, मतलब हम लोग एड्रेस ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक तो 2 चीज़ें होती हैं। मान लीजिए ये आपकी मेमोरी है, एक तो कॉल बाय वैल्यू होती है, एक कॉल बाय रेफरेंस होता है। इसका मतलब क्या आता है, यू आर पासिंग द एड्रेस और ये होता है हमारा एड्रेस ऑपरेटर। मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल है, मान लो इस वेरिएबल का नाम है हमारा v1, इस एड्रेस का नाम है मान लो a। ओके, आपने इसका एड्रेस कहाँ दे दिया, इसका एड्रेस दे दिया यहाँ पे। तो अब v1 भी इसको ही पॉइंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस मान लो समथिंग है, यहाँ पे add, मैंने बोला दिस इज द एड्रेस, तो आपने ये add पास कर दिया है v1 को। तो अब v1 और a दोनों पॉइंट कर रहे हैं सेम वेरिएबल को, तो जो भी चेंज v1 के द्वारा होगा वो a में भी रिफ्लेक्ट होगा। ओके, और कॉल बाय वैल्यू का क्या मतलब होता है, ये हमारा है तो आप उसकी एक कॉपी भेजते हो। ये a है, आपने एक कॉपी भेजी जो v1 के द्वारा ली गई है। अब जो v1 के द्वारा ली गई है, अब जो यहाँ पे जो चेंजेस होंगे वो a को इफेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे मान लीजिए वैल्यू हो गई 10 और आपने भेजी थी 9, तो ये 9 की 9 ही रहेगी। लेकिन अगर आपने भेजी यहाँ पे 9 और v1 के द्वारा अगर चेंज किया गया है तो वो सेम वैल्यू a में भी रिफ्लेक्ट होगी। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। तो इसने एड्रेस लिया, हमने बोला v1, तो देखो v1 की वैल्यू क्या आ गई 8, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या भेजा था, हम लोगों ने यहाँ पे 5, देखो यहाँ पे मैंने बोला 5, तो यहाँ पे गया। उसके बाद इसने बोला कि v2 की वैल्यू 10 है, तो v2 की तो वैल्यू 10 अभी भी है। अच्छा सॉरी, ये देखो v1 की वैल्यू क्या होगी 5, v2 की वैल्यू होगी 10। देखो ये हो गया 5 10 प्रिंट हो गया, आपको दिख रहा है 5 10, ये देखो प्रिंट हो गया। उसके बाद प्लस प्लस v1 क्या देगा, प्लस प्लस v1, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है तो ये हो जाएगा 6, फिर ये जाएगा मल्टीप्लाई का सिंबल, देन v2 माइनस माइनस, मतलब पहले वैल्यू प्रिंट होगी देन डिक्रीमेंट होगी। v2 की वैल्यू क्या है 10, तो 6 और 10 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे आ गया, ये है प्री इंक्रीमेंट, तो प्री इंक्रीमेंट बोलेगा क्या, पहले पोस्ट डिक्रीमेंट हुआ है, प्री डिक्रीमेंट बोलेगा क्या, पहले पोस्ट डिक्रीमेंट हुआ है, बोलेगा हाँ ऊपर हुआ था, तो बोलेगा पहले वैल्यू को डिक्रीज, पहले डिक्रीज वैल्यू हमको दो, तो डिक्रीज वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 9, 9 माइनस 10, यहाँ पे देगा 9 एंड 9, ये हो जाएगा हमारा 8, यहाँ पे 8 आना चाहिए, ये सॉरी ये आ रहा है ना 8। देन v1 की वैल्यू क्या है, v1 की वैल्यू यहाँ पे थी हमारी 6, और यहाँ पर भी हो जाएगी 6, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले वैल्यू प्रिंट होगी देन इंक्रीमेंट होगी, ये हो जाएगा। फिर x की वैल्यू 1 होगी, फिर x की वैल्यू 2 के लिए जाएगी, तो 2 में भी वही सेम प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे वैल्यू इसकी हो गई थी, v1 की वैल्यू मेरी 6 मतलब 7 हो चुकी है, तो ये बोलेगा कि पहले मेरे को इंक्रीमेंट वैल्यू दो, तो ये हो जाएगी 7, तो प्लस प्लस 7 दैट इज 8, तो यहाँ पर 8 प्रिंट हो गया, 8 हो गया। और v2 की वैल्यू क्या थी, v2 की वैल्यू अगर आप देखो तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखी थी 6 लिखी थी, नहीं क्या लिखी थी, v2 की वैल्यू है हमारे पास 8, तो ये हो गई 8, तो ये पहले 8 वैल्यू प्रिंट करेगा देन डिक्रीमेंट करेगा, तो ये हो जाएगी 8।
अब V2 बोलेगा क्या पहले प्री डिक्रीमेंट था, मतलब पोस्ट डिक्रीमेंट था, बोलेगा हाँ हाँ V2 की वैल्यू तो ऊपर डिक्रीज हुई थी, बोलेगा मेरे को डिक्रीज वैल्यू दो, तो हो जाएगी 7। अब माइनस माइनस 7 हो जाएगा 6। अब V1 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 8। आप ये बोलेगा पहले वैल्यू प्रिंट कर दे फिर हम इंक्रीमेंट करेंगे, तो ये वैल्यू प्रिंट कर देगा 8, ये वैल्यू होगी 8। जब आप यहाँ पे आओगे तो ए की वैल्यू क्या थी V1, बट V1 ने पहले वैल्यू प्रिंट की, इंक्रीमेंट भी तो की ना बाद में, तो इंक्रीमेंट वैल्यू कितनी है, इंक्रीमेंट वैल्यू बाय 1, मतलब अब तक जो 8 था वो हो चुका है 9, और बी में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि बी की में हमने कोई भी चेंज नहीं किया हुआ है, तो 9 और 6 वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गई। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर। वही सेम कॉन्सेप्ट याद रखिए, जब प्री इंक्रीमेंट होता है तो पहले इंक्रीमेंट होता है देन वैल्यू प्रिंट होती है, जब पोस्ट इंक्रीमेंट होता है तो पहले वैल्यू प्रिंट होती है देन इंक्रीमेंट होती है, और डिक्रीमेंट में भी सेम होता है। प्री डिक्रीमेंट है तो पहले वैल्यू डिक्रीज होगी देन प्रिंट होगी, प्री इंक्रीमेंट है पोस्ट डिक्रीमेंट है तो पहले वैल्यू प्रिंट होगी देन डिक्रीज होगी। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। भाई साहब बड़े कठिन कठिन क्वेश्चन तो नहीं है देखो देखो भाई सेम क्वेश्चन, बस ऊपर नीचे इसका फॉर्मेट कर दिया गया सेम क्वेश्चन। अगर ए 100 से डिवाइड है तो सन कर दो, अदरवाइज मून कर दो। तो ठीक है भाई, ये भी कर लेते हैं। तो मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ। तो इसने क्या बोला, देखो मैंने क्या बोला था कि देखो सी आउट केवल करना है, सी आउट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो आप लोग सी आउट ऐसे लिखो, सी आउट अगर ए की वैल्यू 100 है तो क्या करना है, सन करना है, अदरवाइज एल्स सॉरी, तो यहाँ पे प्रिंट कर दो सन, अदरवाइज क्या प्रिंट करो मून। और ए की वैल्यू कितनी लेनी है, ए की वैल्यू ले लो आप अपने पास से 100। इसको रन कर लो, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सनी है, ए की वैल्यू अगर डिविजिबल है 100 से तो मेरे को 100 दे दो, अदरवाइज मेरे को ये कर दो। तो इसमें सी आउट लिखा हुआ है, तो मेरे ओके, तो पहली बात तो ये गलती है कि यहाँ पर सिंगल वन होना चाहिए, पता नहीं डबल वन क्यों दिया हुआ है उन्होंने, बाकी सी आउट है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप ऐसे लिख लो स्ट्रिंग जेड इज इक्वल टू दिस वन देन सी आउट जेड, ये एक तरीका हो जाएगा वैल्यू को प्रिंट करने का। तो मून आ गया, और यहाँ पे अगर आप ऐसे लिख दोगे 100 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0, मून आ गया। अब आप 100 लिखोगे तो क्या आएगा, सन आना चाहिए, सन आ गया। ओके, आई होप ये भी आप लोग क्लियर है। लेकिन अगर आप सी आउट के फॉर्म में लिखोगे कि सी आउट का कैसे लिखें, तो वो एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सी आउट दिया गया है वी डिडंट हैव यूज द थर्ड वेरिएबल, यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं किया हुआ है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप लोग चैट जीपीटी पे जाओ और इससे बोलो कि मेरे को इसका टर्नरी ऑपरेटर मेरे को इसको लिख के दे दो। तो ऐसे लिख दो आप ए डिवाइडेड बाई 100, इसको आप क्या कर दो, सी आउट कर दो, सी आउट कर दो सन में, एल्स सी आउट कर दो मून में, राइट इन टर्नरी ऑपरेटर OPERATOR ऑपरेटर। ओके, इसने को क्या लिखा, सी आउट दिस इज टर्नरी ऑपरेटर चेक्स द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाई। देखो मैं इसको ऐसे प्रिंट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, लेकिन मैंने सेम चीज़ तो लिखी थी यार पहले, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे करता हूँ और मैं इसको ऐसे करता हूँ। तो ये बोल रहा है कि वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम ए की वैल्यू को हम लोग 100 ले लेते हैं, इस बार देख लेते हैं क्या हमारा आउटपुट आएगा। हाँ समझ गए, ये पूरे में रहेगा, ये पूरे में रहेगा, क्योंकि ये बोलेगा कि हाँ भाई ये तो डिविजिबल है, ये बोलेगा हाँ ये तो डिविजिबल मॉडलो डिविजिबल है। तो क्या बोलेगा, कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, सन, अदरवाइज मून कर दो। ओके, तो ये इस बार दे देगा मून है, ए मॉडलो इज इक्वल टू 0। हाँ ये तो सही है,
अब मैं इसको दूंगा ये 110, तो इस बार ये मून देगा क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है, ये मून हो गया। आई होप कि आप लोग क्लियर होगा। चलो मिला तो सही, नहीं तो आप बोलते कि सर मेरा नंबर कट गया। इसमें क्या बोला गया है कि we need to accept a character and change its case. If it is uppercase, then we have to change in lowercase. If it is lowercase, then we have to change uppercase. If the entered character is not an alphabet, then star need to display here. Okay, तो मैंने कोड ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं आपको छाप दूँ, यहाँ पे छाप देता हूँ। ओके, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं छापने में बड़ा एक्सपर्ट हूँ। कैंसिल, मैं तो कॉपी करता हूँ, पर चिंता ना करो, मैं आपको पूरा समझाऊंगा भी क्योंकि मैंने कोड बनाया हुआ है। देखो मैंने पहले मेन लिखा, C1 की वैल्यू मैंने 9 लिखी, आप यहाँ पे स्मॉल ए ले लो। फिर हमने एक फंक्शन बनाया रिटर्न 0, इतना तो समझ में आया होगा आप लोगों को क्योंकि ये तो नॉर्मल है। फिर हमने एक फंक्शन बनाया, हमने उस वैल्यू को लिया क्योंकि हम यहाँ से वैल्यू पास कर रहे हैं। ओके, फिर हमने क्या बोला, इंट ए। इसका मतलब क्या, ये हमें स्काई वैल्यू देगा। आपको स्काई वैल्यू तो पता ही होगी कि हर नंबर की एक स्काई वैल्यू होती है। जैसे आप स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक जाओ तो स्मॉल ए की स्काई वैल्यू होती है, मैं आपको दिखाऊंगा अगर स्काई वैल्यूज़। ओके, और यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, मैं इसको तो यहाँ पे आप लोगों को इमेज में काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, फिर आपको समझ में तो आ जाए कि मैं क्या बता रहा हूँ। नहीं तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, देखो स्मॉल ए की स्काई वैल्यू क्या होती है 65, तो वैसे जेड तक हमारी जाती है 90 तक, 65 टू 90। और ये तो हो गई हमारी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। आप स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी की भी स्काई वैल्यू को चेक कर सकते हो। यहाँ पे है क्या कहीं पर, ये देखो ओपन नहीं हो रहा है, हाँ ओपन हुआ। अरे यार, मैं अगर दिखाऊँ आपको, ये देखो स्मॉल ए की जाती है 97 से लेके कहाँ तक, जेड की वैल्यू क्या है 122, मतलब 97 से 122 जाती है। आप इस वैल्यू को नोट कर लो, स्मॉल ए की वैल्यू स्मॉल जेड तक जाती है, वो होती है 97 से 122, और कैपिटल ए की वैल्यू जाती है 65 टू 90। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यूज़ किया हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए, मतलब मेरे को इसकी स्काई वैल्यू दे दो, तो इसने मेरे को स्काई वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए की स्काई वैल्यू कितनी होती है 97। मैंने बोला अगर 60 से बड़ा और 97 से छोटा है हमारी ये वैल्यू स्काई वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा अपर केस है। अगर अपर केस है तो टू लोअर, इसको लोअर केस में चेंज कर देता है। और मैंने बोला कि अगर 97 से 122 है, मतलब क्या कि अगर ये लोअर केस है तो उसको अपर केस में चेंज कर दो। देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, पहले तो मेरे को उसकी स्काई वैल्यू चाहिए क्योंकि स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक वैल्यू जाती है मेरी 97 से लेके 122। उसके बाद कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक मेरी वैल्यू जाती है 60 से 95 तक। तो मैंने पहले मैंने इसकी वैल्यू निकाली इस कैरेक्टर की। अगर इसमें आती है तो मतलब स्मॉल लेटर में है तो उसको कैपिटल में कर दो, मतलब अपर में कर दो। अगर इसकी वैल्यू इसमें आती है तो मतलब अपर में है तो उसको वैल्यू लोअर में कर दो। और ये आप लोगों को लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये हम लोग डाटा कन्वर्जन कर रहे हैं। मतलब ये हमको स्काई वैल्यू देगा, ये हमको वैल्यू देगी स्काई वैल्यू। मान लीजिए आपने स्मॉल ए को कैपिटल ए में किया, तो ये हमारी है स्मॉल ए, आपने बड़ा ए दे भेजा, यहाँ पे बड़ा ए की वैल्यू आ गई, बड़े ए की वैल्यू आ गई 60। जब आप इसको टू लोअर करोगे तो ये हमें देगा 97 स्मॉल ए। तो उस इंटीजर को कैरेक्टर में बदलने के लिए हमने यहाँ पे कैरेक्टर लिखा CHAR। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप ऐसे लिख लो टू लोअर ए। ओके, और मैं इसको ज़रा बंद कर देता हूँ और मैं इसको से रन करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या हमारे चेंजेस आए हैं। चेंजेस कुछ भी नहीं आया है, बस हम आउटपुट में देख लेते हैं क्या आ रहा है। देखो हमने यहाँ पे क्या भेजा, स्मॉल ए भेजा ना हमने यहाँ पे स्मॉल ए भेजा, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमारा आउटपुट में बोला गया कैपिटल ए। लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि ये प्रिंट क्या को नहीं हो रहा, टू लोअर ए। अच्छा, तो हम पहले यहाँ पे कैपिटल ए भेजते हैं तभी तो जाएगा। तो कैपिटल ए भेजा, देखो क्या दे रहा है, कैपिटल ए भेजा, मतलब मैंने 60 भेजा, हमको दे क्या रहा है 97। तो उस 97 को हम लोगों को अपने कैरेक्टर में तो चेंज करना होगा, तो इसलिए यहाँ पे कैरेक्टर लिखा ताकि हम लोगों को प्रॉपर वैल्यू मिल सके, प्रॉपर कैरेक्टर मिले, ना कि इंटीजर वैल्यू मिले। आई होप दैट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। आप लोग इस कोड को लिख लो आराम से, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है। वीडियो को पॉज करो और आराम से लिख लो। ओके, आई होप दैट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू गाइस।
हाँ, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा 9। अब 9 इज़ नॉट अ कैरेक्टर, तो हमको प्रिंट क्या करना है, स्टार। तो स्टार प्रिंट हो गया, क्योंकि इसका वैल्यू इसके अंदर नहीं आएगी। मतलब अगर कैपिटल लेटर नहीं है तो स्मॉल लेटर होगा, अगर कैपिटल भी नहीं है स्मॉल भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ाबेट तो नहीं है, कोई ना कोई और वैल्यू है हमारी। तो हम लोग यहाँ पे आप यहाँ पे माइनस लिख दो, तब भी स्टार प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट हो रहा है। आई होप दैट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। देखो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हुआ है गाइज। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय गाइज, टेक केयर, हैव अ गुड लक, बाय गाइज।